सबसे पहले हम लोग सामाजिक न्याय पढ़ेंगे। सोशल जस्टिस। यस। सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय में दो शब्द है, एक सामाजिक और दूसरा न्याय। तो न्याय हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। न्याय का मतलब होता है ऐसा चीज जो समन्वयकारी हो, जो देखने में मन को भाए, अच्छा लगे, समन्वय दिखे, उसे हम न्यायपूर्ण कहेंगे। जैसे कोई भी चीज अगर देखने में अच्छा लगे, ठीक लगे, एक एक संतुलित हो, तो हम उसको न्यायपूर्ण कहेंगे। जैसे हमारा शरीर ही अगर देखिए तो शरीर भी, अगर मान लीजिए हाथ 10 फीट का हो जाए, शरीर पतला हो या सर बहुत बड़ा हो जाए, तो शरीर देखने में अजीब लगेगा, तो वो न्यायपूर्ण नहीं है। शरीर एक संतुलित शरीर रहेगा तो वो न्यायपूर्ण होगा। घर में भी, घर एक व्यवस्थित ढंग से बना है, देखने में अच्छा लगे, तो घर जो है न्यायपूर्ण माना जाए। उसी तरह सोसाइटी, समाज, समाज भी अगर संतुलित दिखेगा। समाज क्या है? समाज का मतलब होता है समाज, सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज व्यक्ति से बना है। व्यक्तियों के आपसी संबंधों का जो रूपरेखा होता है वो समाज होता है। व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति होता है। जब कई व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वो उससे एक समाज या सोसाइटी बनता है। तो ये तो अलग अलग हुआ, लेकिन सोसाइटी न्यायपूर्ण कब दिखेगी? जब समाज में रहने वाला हर व्यक्ति समभाव से दिखे, समान दिखे। ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्ति दीनहीन हो, खाए बिना मर रहे हो, गरीब हो, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत खराब हो, और कुछ लोग ऐसो आराम से जीवन जी रहे हैं, जिनको हर सुविधा हो। अगर समाज में ऐसा व्यक्तियों के बीच दिखाई देता है गैर बराबरी, तो इसे सामाजिक न्याय नहीं कहूँगा। ये सामाजिक न्याय नहीं होगा। एक तरह से इसको सामाजिक अन्याय कहें। न्याय तभी होगा, न्याय समानता से जुड़ा है, जब व्यक्ति आपस में समान हो, सोसाइटी दिखने में अच्छा लगे। ये नहीं कि कहीं झोपड़ी हो, बज बजा रहा हो, गंदगी हो, कहीं एकदम जो है संगमरमर हो। अगर सोसाइटी में ये है तो कहीं ना कहीं वहाँ न्याय नहीं, सामाजिक न्याय नहीं। तो वस्तुतः सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, यह साम्यवादी जो व्यवस्था है, तो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी दुनिया में आई, और उसी के परिणाम स्वरूप वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद ने असमानता दुनिया में पैदा किया है। कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो गए हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए मार्क्स ने या साम्यवाद की विचारधारा ने यह बताया कि इस गैर बराबरी को मजदूर वर्ग क्रांति द्वारा दूर कर दूर कर सकता है। क्रांति द्वारा वो सत्ता पे आधिपत्य स्थापित करेगा, और सत्ता के माध्यम से गैर बराबरी को दूर करेगा। ये साम्यवाद ने बताया था, जिसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे। जैसे अगर कार्ल मार्क्स ने सामान्यतः ये बताया था कि
अगर समाज में गैर बराबरी है, गैर बराबरी मतलब अमीर और गरीब हैं, तो सत्ता जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है, सत्ता उसी के पास चली जाती है। राज्य भी उसकी चाकरी गुलाम हो जाता है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा। सत्ता का प्रयोग जो अमीर आदमी है अपने हित में करता है, सत्ता की शक्ति का प्रयोग। अगर सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग यदि अपनी स्थिति को बदलना चाहता है, तो वो क्रांति करके सत्ता पे कब्जा करे और सत्ता के माध्यम से समाज में जो गैर बराबरी है उसको खत्म करेगा। गैर बराबरी क्यों है? तो उसके पीछे प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति है। तो जब श्रमिक वर्ग सत्ता पे कब्जा कर लेगा, तो निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर देगा। मैंने ये बताया था कि जब सोवियत संघ, रूस और चाइना में क्रांति हुआ, तो वहाँ जितने जमींदारों की जमीन थी, बड़े बड़े कारखाने पूंजीपतियों के थे, सबका राष्ट्रीयकरण हो गया। कारखाने के मालिक, जो कारखाने में काम करने वाले लोग थे, वो हो गए। कोई बाहर से पूंजीपति नहीं था। और खेत का मालिक वह हो गया जो खेती करता था, किसान। धीरे धीरे सारी संपत्ति सरकारी हो गई, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं रहा। इससे समाज में एक समानता आया। इस विचारधारा ने जब पूरी दुनिया में फैला, तब सामाजिक न्याय की अवधारणा आई। उदारवाद ने अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में तब्दील कर लिया, लोक कल्याणकारी राज्य में। प्रारंभ में उदारवाद कहता था कि राज्य का काम सिर्फ व्यक्ति की सुरक्षा करना और कोई काम राज्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में हमने पढ़ाया कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रस्तुत किया था, ग्रीन ने प्रस्तुत किया था, जिसमें यह बताया गया कि राज्य को सिर्फ सुरक्षा का ही काम नहीं करना चाहिए। जैसे सुरक्षा का काम करने का मतलब यह है पुलिस का काम कि कोई किसी की हत्या न करे, लूट न करे। और बाहरी आक्रमण से मिलिट्री की व्यवस्था है कि कोई देश बाहरी आक्रमण न करे, उसे सुरक्षा करना। उदारवादी प्रारंभ में राज्य का मुख्य कार्य यही बताते थे। लेकिन ये देखा गया कि गरीबी से भी लोग मरते हैं, बीमारी से भी लोग मरते हैं। अन्य कई वजह हैं जो युद्ध के अलावा, हिंसा के अलावा कई वजह है जिसके वजह से लोग मरते हैं। गंदे पानी से पीने से मरते हैं। कोई जोखिम वाला कार्य है, उससे दुर्घटना से लोग मरते हैं। तो सुरक्षा का जो व्यक्ति का सुरक्षा का एजेंडा, वो कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसलिए राज्य का सिर्फ पुलिस कार्य नहीं, अन्य लोक कल्याणकारी कार्य भी राज्य को करना चाहिए। तभी व्यक्ति की सही मायने में सुरक्षा हो पाएगी। तो हॉस्पिटल की व्यवस्था, जो निर्धन है उनकी सहायता, पढ़ने की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों सुविधाएं की व्यवस्था, जो गरीब है, असहाय है, अपाहिज है, उनकी उनको ध्यान रखना राज्य का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट अपने आप को उदारवादी स्टेट ने अपने आप को वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य में ढाला। उसके पीछे रीजन विद्वान ये बताते हैं कि साम्यवाद का डर था, क्योंकि साम्यवाद तो पूरी सत्ता पे पूंजीपति को ही खत्म करने के उतारू था। लेकिन उदारवाद सिर्फ कुछ लोग कल्याणकारी काम करने की बात करता था। पुनः निजी संपत्ति, पूरा निजी संपत्ति को खत्म करने की बात उदारवाद या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं करता था। तो दुनिया में वेलफेयर स्टेट जो है आए, और उसके पीछे यही रीजन था कि जो गरीब और अमीर के बीच जो खाई है, उसको खत्म किया जा सके। तो भारत में भी अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय की अवधारणा इसी लक्ष्य को लेके आया है। तो 3 तरह के, जैसे राजनीतिक दृष्टि से सामाजिक न्याय क्या है, और आर्थिक दृष्टि से क्या है,
और सामाजिक अगर 3 पहलुओं पर देखेंगे सामाजिक न्याय, तो अगर तीनों पहलुओं को देखें तो हमारे संविधान में बहुत सारी बातें हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अगर राजनीतिक न्याय देखेंगे तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि राजनीतिक जो पद है, राजनीतिक पद अगर हमारे यहाँ भारत में 3 स्तर की सरकार है। एक स्थानीय शासन है, अर्थात गांव में ग्राम पंचायत है, शहर में नगर पालिकाएं हैं। उसके बाद राज्य सरकार है प्रांतों में, और केंद्र सरकार है। हमारे यहाँ 3 लेयर है सरकार के। तो राजनीतिक न्याय यही कहता है कि तीनों जो लेयर में जो लोग सरकार को चला रहे हैं, जो प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर और मंत्री बनते हैं, सांसद, विधायक, मेंबर, डीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब राजनीतिक पद है। इन पदों पर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर ऐसा सोसाइटी में है तो वहाँ राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय की दृष्टि के अनुसार। अगर ऐसा नहीं है, अगर खाली पुरुष ही हर जगह राजनीति में हावी हैं, तो ये भी सामाजिक न्याय, महिला का प्रतिनिधित्व न हो, या कुछ सवर्ण जाति के लोग ही हर जगह मुख्यमंत्री, प्रधान, बीडीसी, मेंबर और रह रहे हैं, तो ये भी सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि हर जाति, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीतिक पदों पे होना चाहिए। सरकार इसके लिए आरक्षण की इसीलिए व्यवस्था करती है कि अगर अपने से जो कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएँ हैं, अगर अपने आप नहीं आ पाती हैं सत्ता में, या उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, वो प्रधान, विधायक या सांसद नहीं जीत पाते हैं, तो आरक्षण इसीलिए दिया जाता है कि कम से कम इसके माध्यम से भी वो सत्ता में भागीदारी करें, जिससे सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो ये तो राजनीतिक न्याय है। और आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि रुपया, पैसा, धन, संपदा में सबका समान भागीदारी हो। तो अगर हमारा संविधान देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 और 39 सबको पढ़ा जाना चाहिए। इसमें हमारे संविधान में आर्थिक रूप से सबको जो है बराबरी का हक दिया गया है। लेकिन ये है कि ये मौलिक अधिकारों के तरह न्याय योग्य नहीं है। अगर इसको लागू नहीं किया जाता है, तो आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते। संविधान सभा में ये बात उठा था। एक समाजवादी चिंतक थे केटी शाह, उन्होंने कहा था कि जो आर्थिक न्याय की बात की जा रही है अनुच्छेद 38 और 39 में, कि सबको भारत के धन और संपदा में बराबरी का हक होना चाहिए। किसी के पास पैसे का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच गैर बराबरी है तो सरकार इसको दूर करे। तो अम्बेडकर से पूछा गया कि इसको लागू करने के लिए कोई बाध्यकारी नियम संविधान में नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति अनुच्छेद 232 के तहत कोर्ट, न्यायालय में जा सकता है। लेकिन मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर लागू नहीं होता है, तो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। वो सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो केटी शाह ने इसको कहा कि ये आउटडेटेड चेक है। जनता को ऐसा चेक दिया गया है जिसको भुगतान नहीं हो सकता, उस वो एक्सपायर हो गया है। तो संविधान सभा में बहस के समय ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि राज्य के नीति नेतृत्व को वर्तमान में लागू करना, बाध्यकारी करना समय अनुकूल नहीं है, और न ही राज्य के पास इतने संसाधन हैं। ये भविष्य की तरफ छोड़ा जाता है कि जनता जागरूक होगी, पढ़ेगी, संविधान को जानेगी और
ऐसी सरकार चुनेगी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। जो सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करेगी, वो ऐसी सरकार को जनता सत्ता से हटा देगी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था। लेकिन आर्थिक दृष्टि से मैं अगर आज मूल्यांकन करूं, लगभग संविधान लागू हुए 1950 से लागू हुआ है, आज 76 साल हो गए, लेकिन न जनता जागरूक हुई और न ही जनता इस आधार पर वोट करती है, मतदान करती है कि कौन सी सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू की है कि नहीं की। न बहुत से जनता जानती है कि क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस वजह से ये देखा गया कि जो आर्थिक न्याय का जो चीज है वो आज तक अभी भी भारत में वो काम अधूरा है, पूरा नहीं हो सका। सामाजिक न्याय क्या, सामाजिक न्याय की जो थ्योरी है, सामाजिक दृष्टि से न्याय क्या है कि समाज में किसी को ऊंच नीच न समझा जाए, किसी को छोटा बड़ा न समझा जाए, जाति धर्म लिंग के आधार पे किसी के साथ सामाजिक दृष्टि से भेदभाव न किया जाए, ऐसा समाज में व्यवस्था किया जाए। तो ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है कि अपने नागरिकों में जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोगों को ज्यादा, जैसे अगर परिवार में 4 भाई हैं तो देश भी एक परिवार है। तो देखते हैं कि जो सबसे कमजोर बीमार लड़का होता है उसको ज़्यादा केयर किया जाता है, उसको दवा और सुविधा ज़्यादा दी जाती है। उसी तरह समाज में जो कमजोर वर्ग है, सरकार को चाहिए कि उसका ज़्यादा ख्याल रखे। इसीलिए पॉजिटिव विभेदपूर्ण कार्रवाई कहा जाता है, सकारात्मक विभेदपूर्ण का, राज्य को उनके पक्ष में कानून और सुविधाएं देनी चाहिए जो समाज में कमजोर वर्ग हैं, उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है। सरकार को उनके लिए विशेष स्पेशल केयर करना चाहिए, वो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। तो ये सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अगर थ्योरी की दृष्टि से देखा जाए तो आजकल 2 थ्योरी जो है, एक राल्स की थ्योरी है सामाजिक न्याय को लेके। उन्होंने एक किताब लिखी है, जॉन राल्स, ए थियरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। एक है अ, अमर्त्य सेन का कैपेसिटी बिल्डिंग। थियरी ऑफ जस्टिस में राल्स कहता है कि सभी व्यक्तियों को, राज्य को चाहिए कि जो संसाधनों का वितरण है वो गरीबों के पक्ष में होना चाहिए। उन्हें कहा कि सभी व्यक्ति, मान लीजिए समाज के जितने व्यक्ति हैं वो अज्ञानता के पर्दे में रहे, उनको पहले से जानकारी न हो कि वो किस स्थिति में है। तो अगर कोई चीज का, संसाधनों का, आर्थिक लाभों का वितरण हो रहा है तो हर व्यक्ति सोचता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ होना चाहिए। तो ओरिजिनल स्थिति में एक ओरिजिनल पोजीशन शब्द, अज्ञानता का पर्दा, 2 शब्द जो है थियरी ऑफ जस्टिस में राल्स ने यूज किया है। ये सरकार को चाहिए कि जो कमजोर वर्ग है उसके पक्ष में चीजों का ज्यादा वितरण होना चाहिए, जिससे समाज में सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा हो सके। लेकिन दूसरी तरफ अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर आप वितरण भी कर देंगे गरीब के पक्ष में, आर्थिक संसाधन, उसको पैसा बांट भी देंगे, तो वो सही से उपयोग नहीं कर पाएगा उस पैसे का। जुआ शराब इधर उधर जो है फेंक देगा, वेस्ट कर देगा। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि जो गरीब और कमजोर वर्ग हैं उनको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, उनकी क्षमता का विकास किया जाए।
उसके अंदर इतना उसको शिक्षित किया जाए, उसको इतना ट्रेंड किया जाए कि उसके अंदर जो है, जो प्रतिभा है उसका निखार हो सके। तब वो आर्थिक संसाधनों का सही से उपयोग कर पाएगा। तो अमर्त्य सेन ने सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए लोगों के कैपेसिटी बिल्डिंग को ज़्यादा, क्षमता विकास को ज़्यादा महत्व दिया। बिना क्षमता विकास के सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरा नहीं हो सकता। ये सामाजिक न्याय की अवधारणा रही है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलर का मतलब होता है सांसारिक। एक चीज लौकिक सांसारिक होता है, और एक पारलौकिक होता है। जैसे धर्म में माना जाता है कि एक पारलौकिक दुनिया है जिसको स्वर्ग या नरक कहते हैं, और एक जो वर्तमान दुनिया है जिसमें हम लोग जीते हैं, ये लौकिक दुनिया, सांसारिक दुनिया। तो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जुड़ा है सांसारिक दुनिया की अवधारणा से। ये अवधारणा आया कहाँ से? अगर इतिहास में देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आया है पश्चिम से। मध्यकाल में चर्च और राज्य विवाद हुआ था, खास करके इटली, जर्मनी और फ्रांस में। पुनर्जागरण आंदोलन के बाद ये विवाद अपने चरमोत्कर्ष पे था। विवाद क्या था कि चर्च ये कहता था, चर्च क्या है? चर्च एक धार्मिक संस्था है ईसाइयों का। तो उसके जो पादरी होते थे, पुजारी होते थे, वो कहते थे कि राजा को हमारे अधीन रह के काम करना चाहिए, या हमारे आदेशों के अनुसार काम करना चाहिए। चर्च या पुजारी कहते थे। राज्य चर्च के नीचे है। बाद में दो तलवारों का सिद्धांत आया। और वो दो तलवारों का सिद्धांत का मतलब ये था कि इस सिद्धांत के अनुसार ये बोला जाता था, विद्वानों ने कहा कि ईश्वर या गॉड ने दो तलवार जो है, एक तलवार चर्च को दिया और दूसरा तलवार राज्य को दिया, और दोनों बराबर स्थिति में। एक का काम पारलौकिक दुनिया से संबंध रखना है, और दूसरा जो राजा का काम है वो लौकिक दुनिया से काम रखना है, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। पारलौकिक दुनिया या स्वर्ग नरक की दुनिया या धार्मिक दुनिया में पूर्ण अधिकार चर्च का होगा, लेकिन सांसारिक दुनिया में आदेश और निर्देश सब राजा का चलेगा। इसलिए जो सांसारिक दुनिया है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसमें धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का मूलतः काम व्यक्ति के भौतिक विकास की बात करना है, न न कि पारलौकिक या आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या धार्मिक विकास का। इसमें ये भी अवधारणा देते हैं कि इस अवधारणा में ये भी बताया जाता है कि मनुष्य के शरीर में भी दो तत्व हैं, आप में भी और हमारे में भी। एक तत्व जो हमारा शरीर है, बॉडी है, जो दिखाई देता है, ये भौतिक तत्व है। और एक जो दिखाई नहीं देता है, जिसको कहते हैं धार्मिक लोग आत्मा है। शरीर में हवा है, आत्मा है, जिसके अभाव में यह शरीर मृत प्राय हो जाता है। तो जो आत्मा है उसका संबंध धर्म से है, और जो शारीरिक जो शरीर है इसका संबंध शारीरिक दुनिया, राज्य से है। तो दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। तो यहीं से जो है ये जो डाइगाटमी आया, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अभ्युदय हुआ कि राज्य के कार्य में धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक काम अलग है और राजनीतिक और राज्य का काम अलग है। कि ये दो बातें आई, तो वहीं से ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा आया कि राज्य के कार्यों में धार्मिक लोगों को हस्तक्षेप
नहीं करना चाहिए। यह एकदम धर्म से अलग जो है राज्य का काम है। लेकिन अगर भारत के कंसेप्ट में अगर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा देखेंगे, तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सर्वधर्म समभाव है। अर्थात राज्य के नज़र में सभी धर्म के लोग बराबर हैं। जैसे पश्चिम में है कि राज्य कोई धार्मिक कार्य नहीं करेगा। धर्म अपना कोई धार्मिक व्यक्ति है तो हर व्यक्ति या धर्म अपना एक अलग काम करेगा धर्म का। उसे राज्य से कोई लेना-देना नहीं रहेगा। अधार्मिक क्रियाकलापों में राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी। पश्चिम में ये है। लेकिन भारत में अलग है। भारत में बस इतना है कि वो सारा धर्म करेगा, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से व्यवस्था करेगा। जैसे कहीं पूजा करवाना हो, कुंभ मेला लगवाना हो, तो राज्य इसका प्रबंध करेगा। जनता के टैक्स के पैसे से उपलब्ध कराना है। मुस्लिम लोगों को हज कराना हो, उसमें सुविधा देगा। पश्चिम में नहीं है। पश्चिम में है कि हर व्यक्ति जो है अगर किसी धर्म को मानता है तो खुद अपने पैसे से अपने हिसाब से वो आयोजन करे। राज्य उसमें एक चवन्नी भी खर्च नहीं करेगा। लेकिन भारत में सर्वधर्म समभाव है। राज्य के नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, सबका देखभाल राज्य करेगा। राज्य यहाँ धार्मिक है। पश्चिम में राज्य जो स्टेट है वो अधार्मिक है। उसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। तो दोनों में अगर देखेंगे तो दोनों की अवधारणा में अंतर है। पश्चिम की अवधारणा में और भारत के अवधारणा में सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को लेकर। भारत में देखेंगे तो भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। इससे पहले भारत के संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं, वो हिंदी में पंथ निरपेक्ष है, अंग्रेजी में सेकुलर है। लेकिन क्या प्रश्न यही उठता है, आज का ज्वलंत मुद्दा है कि अगर भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा भारत की संविधान के प्रस्तावना में। तो क्या इससे पहले 1976 से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था, धार्मिक राष्ट्र था? ये एक विवाद का विषय है। लेकिन अगर भारत के संविधान को गहराई से पढ़ेंगे तो 1976 से पहले भी भारत धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था। क्यों राष्ट्र था? क्योंकि हमारा अगर देखेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना को ही देखिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, बाद में जोड़ा गया समाजवादी लोकतांत्रिक सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय और समानता, सभी नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्मनिरपेक्षता सबसे पहले सबको बराबरी का हक दिया गया। फिर अगर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों में भी समानता का अधिकार पहला अधिकार है, जिसमें ये लिखा गया था कि भारत के सभी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि 1976 में भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बना, बल्कि संविधान के लागू होने से ही पहले ही जो है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सिर्फ उस पर जोर दिया गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके
उसको एक लक्ष्य के रूप में रखा गया कि कि इसको हमेशा हमको पूरा करना है। ये भारत कोई धार्मिक राष्ट्र न बना सके, इस पर जोर देने के लिए ये लक्ष्य प्रस्तावना में श्रीमती इंदिरा गांधी ने डाला। तो मूल रूप से यही है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, राज्य के नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे। ये भारत का हमेशा से ही ऐतिहासिक जो है कल्चर संस्कृति रहा है। पंथ निरपेक्ष भारत में बहुत सारे पंथ प्राचीन काल से रहे। कोई जैन धर्म को मानता है, कोई जो है बौद्ध धर्म को मानता है, कोई चारवाक दर्शन को मानता था। तो सभी पंथों को समान रूप से असमान अवसर प्राचीन काल से ही भारत में दिया गया है और उसी धर्मनिरपेक्षता को बाद में आज़ादी के बाद भी अपनाया गया। 1 मिनट, एक फ़ोन ज़रूरी आ रहा है, बात करके। हाँ, हेलो। हेलो।